Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, that is thermodynamics. Basically, firstly we are going to start with the KTG part, that is kinetic theory of the gases. In this chapter we will be going to discuss about the movement in gases, what are the physical quantities that are related to gases. Firstly, we will start with what is a gas. Gas, basically it is a collection of molecules that are moving in random directions. दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ गैस. बेसिकली गैस क्या होती है, जब भी कोई, जैसे हमें पता है कि सॉलिड्स क्या होते हैं, उनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, और जो लिक्विड होते हैं उसमें कम होती हैं, और उनके पास मोर फ्रीली उसके एटम्स मोर देन सॉलिड मूव कर पाते हैं. और गैसेस में ऐसा होता है कि जिसमें कंटेनर में डालोगे आप, उसका पूरा का पूरा शेप ले लेती है. इसका मतलब उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे कम होती हैं. तो अब गैसेस जो हैं वो दो तरह की हो सकती हैं. गैसेस जो हैं वो दो तरह की हो सकती हैं. एक हमारी आइडियल और दूसरी हमारी रियल गैसेस. बेसिकली जो फिज़िक्स का हमारा चैप्टर है, जो ये हमारे फिज़िक्स की स्टडी है, उसमें हम रियल गैसेस के बारे में उतना नहीं पढ़ते हैं. जो रियल गैसेस के बारे में वो हम केमिस्ट्री में ज़्यादा डील करते हैं, क्योंकि जो थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है वो फिज़िक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है हमारा. तो हम ऐसा करते हैं कि जो भी हमारा आइडियल गैस है उसको हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं. बेसिकली आइडियल गैस कौन सी गैस होती है, जो सर्टेन अजम्पशंस को फॉलो करे. अब हम देखेंगे अजम्पशंस कौन कौन सी हैं. अजम्पशंस, सबसे पहली अजम्पशन कि जो भी हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, कि ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई गैस बोल रहा हो कि मेरे पास इस कंटेनर में, किसी कंटेनर में O2 गैस है. ये सपोज करो एक कंटेनर है और इसमें काफ़ी सारी गैस भर रखी है. अगर मैं बोलता हूँ कि इसमें कोई O2 गैस है, मतलब ऑक्सीजन गैस है, तो ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि एक ही मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का. बेसिकली वी आर गोइंग टू हैव इनफाइनाइट तो नहीं कह सकते, बट लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो सबसे पहली अजम्पशन होगी गैस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स. ठीक है. दूसरी अजम्पशन हमारी होगी कि जो हमारी गैस है, गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो इलास्टिक इन नेचर है. अब किसी चीज़ को तुम इलास्टिक कब बोल सकते हो? इलास्टिक तब बोल सकते हो कि जब वो कोई भी कोलिजन हो, या तो उसमें कोई डिफॉर्मेशन ना आए. अगर कोई डिफॉर्मेशन नहीं आ रही है तो जो इसका इनिशियल मोमेंटम था वही फाइनल मोमेंटम होगा, मतलब इलास्टिक कोलिजन होगा. इलास्टिक कोलिजन मतलब कि अगर सपोज करो कोई वॉल है उस पर कोई बॉल आके v स्पीड से आके टकराती है, तो जब वो टकराने के बाद बाउंस बैक करेगी तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी भी v ही होगी. समझ आया? इसका मतलब जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ gas are elastic, comma, very small, solid spheres.
ठीक है। इलास्टिक से मतलब क्या है हमारा, एक सेकेंड, इलास्टिक से मतलब है, इलास्टिक का मतलब है कि जो इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 1 है, मतलब जो हमारे कोलिजन्स होंगे आर परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है तो सह लेना। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड अजम्पशन है हमारा कि जैसे मैं बोलता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस से हम क्या कहना चाहते हैं कि सपोज करो कोई कंटेनर है जिसका वॉल्यूम हमारे पास V दे रखा है, V is the volume of container। V is the volume of the container। ठीक है, अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर गैस है तो मतलब गैस का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, इतना समझ आया। अगर जैसे सपोज करो मैं कोई कंटेनर लेता हूँ, ठीक है, उसको मैं, उसमें गैस है, ठीक है, थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं इसको। जैसे कोई कंटेनर है क्यूब शेप का, ठीक है, इसके अंदर गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इसको हम कूल करना स्टार्ट करते हैं, कूलिंग। ठीक है, तो जैसे जैसे इसको मैं कूल करता जाऊंगा, किसी टाइम के बाद जो इसका टेम्परेचर है, जो गैस का टेम्परेचर है, उसके लिक्विफेक्शन टाइम टेम्परेचर के पास पहुंचेगा जहां पर वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगी। तो जैसे ही गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो जो उसने वॉल्यूम कर रखा था ऑक्यूपाई, उसमें कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि जो लिक्विड है हमारा वो गैसेस से ऑब्वियसली थोड़ा कम वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, और मैं उसके बाद भी उसको कूलिंग करते जा रहा हूँ। अगर मैं फिर से कूलिंग करते जाता हूँ तो वो सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर पे पहुँच जाएगा जहाँ पर गैस सॉलिड में कन्वर्ट होने लग जाएगी। तो जैसे ही उसका पूरी की पूरी गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है तो वो छोटा सा एक वॉल्यूम कवर करेगी। इसका मतलब क्या है, जो गैस का एक्चुअल वॉल्यूम है वो बहुत ही छोटा है, बट हम यहाँ पर गैस के वॉल्यूम से क्या कहना चाहते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू कितना वॉल्यूम वो कंटेनर में मूव कर पा रही है, कितना वॉल्यूम वो फ्रीली मूव कर पा रही है, कितना मूवमेंट के लिए वॉल्यूम अवेलेबल है। ठीक है, आई होप इससे क्लियर होगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस से क्या मतलब है, वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, अब हम अगले पोस्टुलेट पे चलते हैं, यानी कि अगली अजम्पशन। तो अगली अजम्पशन हम फॉलो करते हैं कि जो भी हमारी गैस है, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में नो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर देयर। ठीक है, अगर कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है तो इससे हम क्या डिराइव कर सकते हैं कि देयर विल बी no potential energy between the molecules of gas। ठीक है, अब कोई भी चीज़ है जिसमें हम बोलते हैं कि उसके पास एनर्जी है, तो किस फॉर्म में हो सकती है, या तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो सकती है, या तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है। अगर हमने अभी एक अजम्पशन मानी है कि कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है,
बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस, तो इसकी वजह से देयर विल बी नो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ठीक है, अगली एजम्पशन पे चलते हैं हम। अगली एजम्पशन हमारी कहती है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे रैंडमली डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं विदाउट गिविंग प्रेफरेंस टू एनी, क्योंकि अगर किसी एक डायरेक्शन को प्रेफरेंस देगी तो सारे के सारे गैस के मॉलिक्यूल्स वहीं जाके इकट्ठे हो जाएंगे। बट ऐसा थोड़ी होता है कि अगर किसी रूम में बैठे हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन सभी इनहेल कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि किसी एक कोने में ही जाके हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो हम यहाँ पर मानते हैं कि ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ gas are moving in all random directions without giving any preference to one direction। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर सपोज करो कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस में 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, गैस का पार्टिकल, तो इसके ही उसी टाइम पे कोई एक और पार्टिकल होगा जो 5 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो इसका मतलब हर पार्टिकल की वेलोसिटी को कैंसिल आउट करने के लिए एक और पार्टिकल है हमारे पास। अगर मैं बोलूँ कि गैस की नेट वेलोसिटी मतलब सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी को ऐड अप करेंगे, मतलब अगर कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस में जा रहा है तो उसी टाइम उसको कैंसिल आउट करने के लिए माइनस एक्स में कोई जा रहा है, तो इसका मतलब हमारी गैस की नेट वेलोसिटी 0 होगी if the container is at रेस्ट। ठीक है, अगर कंटेनर रेस्ट पे होगा तभी तो गैस की वेलोसिटी भी 0 होगी। अगर कंटेनर मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली गैस को, ऐसा तो है नहीं कि कंटेनर को छोड़ के पीछे रह जाएगी, तो उसको भी साथ में मूव करना है, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे कोई वेलोसिटी होगी। बस हाँ, उस टाइम रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे करके अब हम अगला पोस्टुलेट देखेंगे, अगला अजम्पशन चेक करेंगे। जो हमारा अगला अजम्पशन है, अजम्पशन 6, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो रैंडमली हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर रैंडमली हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसमें कोलिजन्स तो ऑब्वियसली होंगे। अगर कोई मूवमेंट हो रही है तो ऐसा तो सभी एक साथ मूव कर रहे होंगे रैंडम डायरेक्शन में, तो कोलिजन्स विल बी देयर। 2 तरह के कोलिजन्स हो सकते हैं, गैसियस पार्टिकल्स विल कोलाइड, 2 चीज़ों से कोलाइड करेंगे विद अदर पार्टिकल्स ऑफ द गैस। ठीक है, और किससे कोलाइड कर सकते हैं? जिस कंटेनर में, उस कंटेनर की वॉल्स के साथ, कंटेनर वॉल। ठीक है, अभी हमारा 6th पोस्टुलेट हो गया। अब 7th पोस्टुलेट को देखने से पहले हम ये देखेंगे कि जैसे सपोज करो कोई पार्टिकल है, उसने इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वहाँ पर जाके वो किसी पार्टिकल से कोलाइड करता है, तो वो दूसरे डायरेक्शन में ऑब्वियसली डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि वो वहाँ से इस डायरेक्शन में चले, वहाँ जाके फिर वो किसी और पार्टिकल से कोलाइड करता है, इस डायरेक्शन में चले जाता है रैंडमली, फिर वहाँ पर एक और पार्टिकल से कोलाइड करता है, उसके बाद यहाँ जाके कोलाइड करता है। जो ये जिगजैग मोशन बन रहा है, जिगजैग मोशन कोलिजन की वजह से, उसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट, ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है इसको क्या बोलते हैं? जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन ऑफ द गैस पार्टिकल्स। ठीक है, अब सपोज करो जो भी ये जिगजैग मोशन हो रहा है उसमें जब पहला कोई पार्टिकल चल रहा है,
दूसरे पहले कोलिजन से पहले कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसके बाद कोलाइड करने के बाद कुछ और डिस्टेंस ट्रैवल करता है, फिर से कोलाइड करता है, फिर कुछ और डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है। ये जो बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा उसको हम बोलते हैं लैम्डा। पहले डिस्टेंस को बोलते हैं लैम्डा 1, दूसरे डिस्टेंस को बोलता हूँ लैम्डा 2 और तीसरे डिस्टेंस को बोलता हूँ लैम्डा 3। अगर जो ये लैम्डा है, लैम्डा इज फ्री पाथ। फ्री पाथ, अब फ्री पाथ क्या होता है? फ्री पाथ के बारे में देखते हैं क्या होता है। फ्री पाथ, फ्री पाथ वो होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स, ठीक है। अब सपोज करो जो ये इसने लैम्डा 1 डिस्टेंस ट्रैवल करा था उसको ट्रैवल करने में इसको टाउ 1 टाइम लग रहा है, और जो दूसरा डिस्टेंस है उसको टाउ 2 लग रहा है, और तीसरा डिस्टेंस है उसको टाउ 3 बोल रहा है। जो ये टाउ है, टाउ, या टाउ को भाई ए से भी लिखते हैं, ठीक है। टाउ, एक बार ढंग से लिखते हैं इसको। जो ये टाउ है, टाउ, टाउ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। बेसिकली क्या होता है? टाइम इंटरवल बिटवीन टू consecutive collisions, ठीक है। अब ये जो टाइम और डिस्टेंस होगा ये बहुत ही छोटा होगा। अगर कोई चीज़ बहुत ही छोटी है तो उसको एज सच इंडिविजुअली हम कैलिब्रेट या कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम उसमें जैसे हमने एरर्स पढ़ा था, एरर्स में क्या करते थे, बहुत छोटे छोटे जब एरर्स आते थे तो हम क्या उनको प्लग अप करके मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल देते थे। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करते हैं कि हम जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है उसकी जगह हम मेजर करते हैं या कैलकुलेट करते हैं मीन रिलैक्सेशन टाइम। मीन रिलैक्सेशन टाइम, ये तो हमारा टाउ आ गया। तो जो मीन रिलैक्सेशन टाइम है, टाइम, वो हमारा क्या आएगा? टाउ मीन, ठीक है। अब टाउ मीन कैसे निकालेंगे? टाउ मीन ऊपर कितने ट्रैवल्स करे थे उसने, हम अभी 3 के लिए कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? टाउ मीन कैसे निकालते हैं? जिस भी चीज़ का मीन निकालना है उन सभी चीज़ों को प्लस करो और डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं यहाँ पर। अगर मैं जर्नली बोलूँ तो इसको nth टर्म तक मैं करूँगा और डिवाइडेड बाय किससे कर दूँगा? n, ठीक है। ऐसे ही हम मीन फ्री पाथ भी निकाल सकते हैं। मीन फ्री पाथ क्या होगा? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ कोलिजन्स विल बी देयर, ठीक है। इतना समझ आया। इसके साथ हमारे जो पोस्टुलेट्स हैं वो ख़त्म होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमारी जो गैस की एनर्जी है, जो भी गैस के अंदर एनर्जी है वो किस तरह की होती है। तो हेडिंग डालना